देखिए, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 है। 2011 में टोटल चैप्टर 4 हैं, सेक्शन 26 है। 2011 के अधिनियम में टोटल चैप्टर 4 है, सेक्शन 26 है। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 का एक्ट नंबर 8 है, 2012 का है, एक्ट नंबर 8 और 2012। सात फरवरी 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है और इसका उद्देश्य अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण, मतलब स्पीडी ट्रायल। कुछ अपराध हैं जिनके स्पीडी ट्रायल के संबंध में विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं कि जल्दी से जल्दी विचार हो। इनका यही पर्पज होता है कि और कोई मामले नहीं सुने जाएंगे, सिर्फ उसी तरह के मामले सुने जाएंगे, जैसे पॉस्को एक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया है, करप्शन एक्ट हो गया है। इनके हम लोग देखते हैं एडिशनल सेशन जज क्या होते हैं, यहाँ पे स्पेशल कोर्ट के तौर पर बैठते हैं। अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण और उनमें अंतर्बलित संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए, और उनमें जो जुड़ी हुई संपत्ति है तो उसका क्या है, जब्त करने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन का और उससे संसद या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए, और उससे जुड़े हुए संसद या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए, उससे जुड़े हुए या अन्य विषय जो हैं आनुषंगिक हैं, मतलब जो आनुषंगिक के तौर पे हैं यहाँ पे विषय, संसद मतलब जुड़े हुए या जुड़े हुए हो सकते हैं ऐसे विषय हैं, उनसे संबंध उपबंध करने के लिए। तो त्वरित विचारण इसका उद्देश्य है। और दूसरा है संपत्ति का जब्त करना, तीसरा है विशेष न्यायालय और उससे जुड़े हुए अन्य प्रावधान करने के लिए। ये चार इसके मेन पर्पज है। इस एक्ट की सेक्शन 1 कहती है कि इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। विस्तार कहाँ पे है, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है, और यह 15 फरवरी 2012 से लागू है। कब से लागू है, 15 फरवरी 2012 से लागू है। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011, 15 फरवरी 2012 से लागू है। परिभाषाएं, 6 परिभाषाएं इसमें दी गई हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 कहती है 2A में 2(1)A में है अधिनियम से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 अभिप्रेत है। 2B कहती है प्राधिकृत अधिकारी। प्राधिकृत अधिकारी से क्या तात्पर्य है, प्राधिकृत अधिकारी से देखेंगे हम लोग तो प्राधिकृत अधिकारी से धारा 14 के प्रयोजन के लिए, धारा 14 के प्रयोजन के लिए पहला पॉइंट, उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत अधिकारी, उच्च न्यायिक सेवा का सेवारत अधिकारी, नंबर 1। नंबर 2, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश है या रह चुका है, रिटायर्ड व्यक्ति भी हो सकता है, प्रेजेंट में जॉब करने वाला भी हो सकता है कि न्यायिक सेवा का कोई, उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत अधिकारी। उच्च न्यायिक सेवा जानते हैं आप लोग क्या होती है। अब एचजीएस जो है उच्च न्यायिक सेवा है। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 सेक्शन 2। तो अधिनियम 2(1)A में अधिनियम से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है 1988 का, और 2(1)B में प्राधिकृत अधिकारी से विपरीत है, धारा 14 के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत अधिकारी। उच्च न्यायिक सेवा में ज़्यादातर एचजीएस सेवा होती है, वही जानते हैं ना, हायर जुडिशियल सर्विस, एचजीएस की भर्ती होती है, वही एचजीएस कहलाती है। सेशन जज वगैरह जो होते हैं, एडिशनल सेशन जज, इनके बारे में जो नियुक्तियाँ होती हैं वो हायर जुडिशियल सर्विस में होती हैं। जो सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश हो या रह चुका हो, तो ये सब व्यक्ति है जो सेशन न्यायाधीश है, अपर सेशन न्यायाधीश है या रह चुका है, रिटायर्ड हो चुका है। सी 2(1)C में संहिता से, वही सीआरपी से अभिप्रेत है। 2(1)D में घोषणा से अभिप्रेत है, किसी अपराध के संबंध में घोषणा, ऐसे अपराध के संबंध में धारा 5 के अधीन की गई घोषणा अभिप्रेत है। सेक्शन 2E में 2(1)E में क्या है, 2(1)E में है अपराध। अपराध से क्या अभिप्रेत है, आपराधिक औचार का ऐसा अपराध जो अधिनियम की धारा 13(1)E को या तो स्वतंत्र रूप से या अधिनियम के किसी अन्य उपबंध या भारतीय दंड संहिता
1860 के किसी उपबंध के साथ संयुक्त रूप से लागू करने के लिए प्रेरित करता है। संयुक्त रूप से लागू करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसा उपबंध है जो अधिनियम मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13(1)(e) को या स्वतंत्र रूप से या अधिनियम के किसी अनुबंध या भारतीय दंड संहिता के किसी उपबंध के साथ संयुक्त रूप से लागू करने के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं, जैसे विशेष न्यायालय है, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है और अपराध की कोई धारा है, जैसे आईपीसी की कोई धारा है, कदाचार कर रहा है वो, तो यहाँ पर आईपीसी की धाराएं और स्पेशल एक्ट की धाराएं हैं, उनका निर्धारण करने वाली बातें अपराध के अंतर्गत आती हैं। मतलब वो भी आएगा, दोनों आएगा। कैसे विशेष एक्ट के अंतर्गत साधारण एक्ट की धाराएं जोड़ के दंडित किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने मान लीजिए 302 कर दिया या कोई अन्य अपराध कर दिया, आपराधिक न्यास भंग कर दिया और रिश्वत भी ले लिया आपने, तो आपराधिक न्यास भंग के लिए आईपीसी की धारा लगाएंगे और रिश्वत लेने के लिए आपको करप्शन एक्ट की धारा लगाएंगे। तो दोनों का एक साथ माना जाएगा कि अपराध माना जाएगा। यही कहने वाली है ये धारा अपराध। विशेष न्यायालय से धारा 3 के अधीन स्थापित न्यायालय है और अन्य पद और अभिव्यक्तियों से क्या तात्पर्य है, जो सीआरपीसी में दिया गया है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में दी गई है, मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दिया गया है। इस दो के अनुसार इनका अर्थ माना जाएगा। तो ये एक जनरल बात हो गई इनके संबंध में। आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा देखते हैं इसमें विशेष न्यायालयों की स्थापना। विशेष न्यायालयों की स्थापना सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 स्पेशल कोर्ट के बारे में बताती है कि स्पेशल कोर्ट कैसे स्थापित किए जाएंगे। तो ये कहती है अपराध के त्वरित विचारण के प्रयोजन के लिए, अपराध के त्वरित विचारण के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उतनी संख्या में जितनी पर्याप्त समझी जाए, न्यायालयों की स्थापना करेगी जिन्हें विशेष न्यायालय कहा जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग कौन बनवाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनवाएगा, जैसे मैंने सीआरपीसी बनाएगा। अब उस पद पे उस बिल्डिंग में रहने वालों की व्यवस्था कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। जो पदाधिकारी होंगे उनकी व्यवस्था कौन करेगा? हाई कोर्ट। तो यहाँ बिल्डिंग बनवाने की बात हो रही। तो अपराध के त्वरित विचारण के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उतनी संख्या में जितनी पर्याप्त समझी जाए न्यायालयों की स्थापना करेगी जिन्हें विशेष न्यायालय कहा जाएगा। न्यायालय जी अधिसूचना निकालेंगे कि भैया इंदौर जिले के लिए करप्शन कोर्ट स्पेशल कोर्ट बनाया जाए, पॉस्को कोर्ट स्पेशल कोर्ट बनाया जाए, SC/ST कोर्ट स्पेशल कोर्ट बनाया जाए। तो कुछ कोर्ट हैं जो विशेष तौर पे ये 2-4 कोर्ट होते हैं ऐसे स्पेशल कोर्ट के तौर पे। तो स्पीडी ट्रायल पर्पज होता है विशेष कोर्ट बनाए जाने का, जो राज्य सरकार जितना आवश्यक समझे। विशेष न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। अब राज्य सरकार जिसको ऑथराइज कर देगा, नाम निर्दिष्ट कर देगा न्यायाधीश को, लेकिन यहाँ सहमति किसकी लगेगी? हाई कोर्ट की लगेगी। हाई कोर्ट बताएगा कि हमारा ये जज काम कर सकता है, इसको आप बनाइए। तो नाम निर्देशन यहाँ पे देखिएगा स्टेट का काम है, स्टेट का एक्ट है, तो स्टेट यहाँ नाम निर्देशन कर रहा है, लेकिन हाई कोर्ट की सहमति लगेगी। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हाई कोर्ट की सहमति ही है कुल मिला के। ऐसा कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए अर्हत नहीं होगा जब तक कि वह, अब देखिए इसकी क्वालिफिकेशन, यहाँ अर्हताएँ बताई गई हैं। योग्यताएं क्या होंगी ऐसे विशेष न्यायाधीश के लिए? इन्होंने कह दिया उच्चतम न्यायिक सेवा का सदस्य ना हो, मतलब उच्चतम न्यायिक सेवा का सदस्य होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। जो राज्य में सत्य न्यायाधीश अपर सत्य न्यायाधीश ना हो या ना रहा हो, मतलब सत्य न्यायाधीश हो, अपर सत्य न्यायाधीश हो, या सत्य न्यायाधीश रह चुका हो, अपर सत्य न्यायाधीश रह चुका हो, ये क्वालिफिकेशन है ऐसे व्यक्ति की। तो यहाँ पे न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करती है, उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति की नाम निर्दिष्ट कौन करता है? ये भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट की सहमति से। थोड़ा ये चीज़ थोड़ा टेक्निकल है, ये आप समझिएगा। उनकी योग्यताएं क्या है? जैसे पहले हम लोग पढ़ चुके डेफिनेशन, वो योग्यताएं हायर जुडिशरी का सदस्य होना चाहिए, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज होना चाहिए, या रिटायर्ड होना चाहिए, रिटायर्ड व्यक्ति होना चाहिए, उसको भी बना देते हैं। सेक्शन 4 में आ जाते हैं विशेष न्यायालय द्वारा मामलों का संज्ञान।
विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा और उनका विचारण करेगा जो उसके समक्ष संस्थित किए जाएं या धारा 10 के अधीन उसे अंतरित किए जाएं। अब जो भी मामले आप उसके समक्ष भेजेंगे तो विशेष न्यायालय उनका संज्ञान लेगा, जो भी उसके समक्ष संस्थित किए जाएंगे या धारा 10 के अधीन उसे अंतरित किए जाएंगे या अंतरित किए जाएंगे या संस्थित किए जाएंगे। ऐसे मामलों का विचारण कौन करेगा? विशेष सेक्शन न्यायालय करेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 5 में आ जाते हैं। इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने मामलों की घोषणा, विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा। अब इसके थोड़ा अलग टाइप का ये बताया गया है कि विचार किए जाने वाले न्यायालयों की घोषणा कौन करेगा, तो ये यहाँ पे सेक्शन 5 में बताया गया है। इसको देखते हैं। जहाँ राज्य सरकार को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध के किए जाने का समुचित आधार है। मान लीजिए कोई पहले से वर्णित अपराध है, उसके किए जाने का समुचित आधार है, ऐसा राज्य सरकार को लग रहा है प्राइमा फेसी कि किए जाने का समुचित आधार है। पहला, जो लोक पद धारण कर चुका हो अथवा धारण कर रहा हो और जो अधिनियम की धारा 2C के अर्थ के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में लोक सेवक हो या रह चुका हो, तो राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कि उसका उपरोक्त विश्वास हो उस आशय की घोषणा करेगी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसे व्यक्ति को जो अपराध किए जाने का समुचित आधार है, मतलब यहाँ पे हम लोग करप्शन एक्ट को लेकर बात कर रहे हैं स्पेशल कोर्ट के संबंध में। कैसा लग रहा है कि ऐसा विश्वास है कि कोई व्यक्ति है जो अपराध कर रहा है इस तरह का, ठीक है, कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध कर रहा है जो लोक पद धारण कर चुका है, धारण कर रहा हो या अधिनियम की धारा 2C के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के अधीन लोक सेवक हो, रह चुका हो, ऐसी घोषणा कर सकेगी। कौन करेगी घोषणा? राज्य सरकार घोषणा कर सकेगी। इस आशय की घोषणा कर सकेगी कि उसने अपराध किया है। हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश स्पेशल कोर्ट अधिनियम 2011 के बारे में, सेक्शन 6 पढ़ने वाले हैं। ऐसी घोषणा किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। सब क्लॉज 2 बताती है जो घोषणा कर दी है कि इस तरह का अपराधी है व्यक्ति, स्पेशल कोर्ट में विचारण होगा, तो ये घोषणा कहीं भी प्रश्नगत नहीं की। सेक्शन 6 कहती है घोषणा का प्रभाव। अब देखिए, घोषणा प्रभाव कर दिया तो उसका मतलब क्या होगा? ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर अर्हता या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उस अपराध के संबंध में कोई अभियोजन किसी विशेष न्यायालय में ही संस्थित किया जाएगा। अब घोषणा कर दी गई तो घोषणा के बाद क्या होगा? अगर अभियोजन होगा तो अभियोजन कहाँ होगा? स्पेशल कोर्ट में अभियोजन होगा। स्पेशल अपराधों के बारे में सूचित कर दिया कि आप स्पेशल अपराध कर रहे हैं तो स्पेशल कोर्ट में आपका क्या होगा? अभियोजन होगा। सब क्लॉज 2, जहां धारा 5 के अधीन कोई घोषणा किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जिसके संबंध में पहले ही अभियोजन संस्थित किया जा चुका है तथा उससे संबंधित कार्रवाइयां इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में लंबित है, वहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी कार्रवाइयाँ इस अधिनियम के अनुसार अपराध के विचारण के लिए विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएंगी। अब देखिए, हमने घोषणा की तो घोषणा हम करने में थोड़ी देरी हो गई, हम स्टेट गवर्नमेंट हैं और मामला ऑलरेडी दर्ज हो गया है किसी कोर्ट में। मान लीजिए हमने सेशन कोर्ट में दर्ज कर दिया, 302 किया है, या इन्होंने रिश्वत ली है, हमने दर्ज कर दिया, IPC की धारा 171B लगा के अंदर कर दिया। बाद में पता चलता है तो ऐसे मामले को अपन क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करवा देंगे विशेष न्यायालय। जब विशेष न्यायालय बना है तो विशेष न्यायालय में जाओ। जैसे मान लीजिए अब तो ऐसी बात है कि आपको कोई पास बनवाना है, अब स्पेशल काउंटर बने हैं तो स्पेशल काउंटर से जाके ही पास बनवाओ ना। नॉर्मल अधिकारी को क्या को परेशान कर रहे हो? वो भी आपसे यही कहेगा जाओ भैया उसी काउंटर पे जाओ, वहीं से बनवाओ। जब पास के लिए स्पेशल काउंटर बना है, एक व्यक्ति बैठाल रखा है, हमने अधिकारी लेवल का जिम्मा दे रखा है उसको, तो वहीं जाके पास बनवाइए आप। ऐसे यहाँ पे है, मान लीजिए वो अधिकारी छुट्टी पे है, एब्सेंट है, अर्जेंट बनवाना है पास आपको, तो आप उस अधिकारी के पास जाओ जो कोई भिन्न अधिकारी है, एम्पावर्ड अधिकारी,
तो बात लगती है। लेकिन आप डायरेक्ट उसके पास जाएंगे तो वो क्या करेगा कि भाई पहले वहाँ जाओ, वहाँ बनवा लो। तो वही बात यहाँ है, ये ट्रांसफ़र कर देंगे, इंस्टीट्यूट किया जाएगा और ये ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर नॉर्मल केस कोर्ट में चला गया तो ट्रांसफ़र स्पेशल कोर्ट को कर देंगे। ऐसे अपराधों के विचारण के बारे में विशेष न्यायालय की अधिकारता। अब यहाँ ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात की गई है। क्या ज्यूरिसडिक्शन, इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा? ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा स्पेशल कोर्ट का? क्या होता है ज्यूरिसडिक्शन? विशेष न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति का मुख्य आरोप षड्यंत्रकर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में विचारण करने की अधिकारता होगी। देखिए किस तौर पे होगी? मुख्य आरोपी के तौर पर विचारण करेगा, बिल्कुल करेगा, कटघरे में खड़ा करेगा, मामला सुनेगा। षड्यंत्रकर्ता के सह अपराधी, मतलब षड्यंत्रकर्ता क्या होगा? सह अपराधी के तौर पर विचारण करेगा। दुष्प्रेरक, तो दुष्प्रेरक के तौर पर, थर्ड पार्टी के तौर पर यहाँ पे विचारण करेगा। जिसने कथित रूप से वो अपराध किया है जिसके संबंध में वो धारा 5 के अधीन घोषणा की गई हो, और उन समस्त व्यक्तियों का संहिता के अनुसार एक ही विचारण में जिनके साथ संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकता है, तो संयुक्त रूप से भी विचारण कर सकता है। देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है जो घोषणाएं बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सीधी सी बात है, जब आपका चालान आता है तो पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं कि साहब रिश्वत लेते पकड़े गए, या फिर लोकायुक्त टीम वाले मामला बनाते हैं। तो पहले जो बात होती है डीलिंग होती है, तो डीलिंग का तो पता चल जाता है, डीलिंग की बातचीत पता चल जाती है। लेकिन जब जिस दिन पेमेंट दिया जाता है रिश्वतखोरी का, जैसे अभी कल बता रहे थे, कल के न्यूज़पेपर में मैंने यहाँ लोकल में देखा कि एक प्रिंसिपल ने एक सहायक प्राध्यापिका से पैसे लिए और रंगे हाथ उसको लोकायुक्त ने धर लिया। तो यहाँ पे देखिए अब क्या घोषणा करेगी स्टेट गवर्नमेंट। अब घोषणा का तात्पर्य ये है कि जैसे ही आपका मामला जाएगा, चालान जाएगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो वो पुलिस वालों को पता रहता है कि इसका मामला है, चालान पहुँचेगा, परिवार पहुँचेगा, तो वो संबंधित कोर्ट में ना भेज के स्पेशल कोर्ट में मामला भेज दिया जाएगा। अरे रिश्वत का मामला है, स्पेशल कोर्ट में। अब हो गया कंप्यूटर सेक्शन, प्रेजेंट में कंप्यूटर सेक्शन में प्रकरण जाता है, अपना प्रकरण उधर से चालान आता है तो अपन को कंप्यूटर सेक्शन से क्या करना पड़ता, पहुंच जाता है स्पेशल कोर्ट में। तो वो एक हिसाब की घोषणा ही है कि स्पेशल कोर्ट में वहाँ से भेज दिया जाता है। जनरल कोर्ट में नहीं जाता कि आप सेशन कोर्ट में भेजेंगे, जब स्पेशल कोर्ट में जाए सीधा स्पेशल कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। तो अधिकारता यानी मुख्य आरोपी षड्यंत्रकर्ता दुष्प्रेरक के रूप में विचारण करने की अधिकारता होगी। इसके साथ कुछ अन्य धाराओं के अंतर्गत संयुक्त विचारण की भी अधिकारता होगी। जैसे आईपीसी लग रही तो आईपीसी की धारा या अन्य एक्ट की धाराएं भी इसके साथ विचारित की जा सकती। विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया हो सकती है। अब देखिए ये ज्यूरिसडिक्शन हो गया। अब यहाँ पे पावर एंड प्रोसीजर बताई गई है। प्रोसीजर ये क्या होगी? तो ऐसे मामलों के विचारण में विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों के विचारण के लिए संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। जो मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों के विचारण के लिए संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया कौन सी धारा बताती है? बताइए, कौन बताएगा? वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया सीआरपीसी में कहाँ बताई गई? कल भी मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, बताइए। सर चैप्टर 19 है सर, 238 से 250। चैप्टर 19 है, 238 से 250, ठीक है। 238 से 243 तक है, फिर या 250 तक बोल सकते हैं अपन, कंटिन्यू बोल सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना। 18 देखिए चैप्टर जो है, देखिए 17 तो आरोप है, 18 में सेशन ट्रायल है, 19 में वारंट ट्रायल है, 20 में समन ट्रायल है, 21 में क्या है, 21 में समरी ट्रायल है, 21A में क्या है, प्ली बार्गेनिंग है। इस तरह से इन 3-4 चैप्टरों के नाम आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते किस चैप्टर में क्या है। तो चैप्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा विशेष न्यायालय, ठीक है। सब क्लॉज 2, इस अधिनियम में विविक्त रूप से उपबंधित के सिवाय संहिता या अधिनियम के उपबंध जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों को लागू होंगे। उक्त उपबंधों के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति लोक अभियोजक समझे जाएंगे। तो संहिता मतलब सीआरपीसी और अधिनियम मतलब करप्शन एक्ट, इनके उपबंध क्या होंगे? विशेष न्यायालय को लागू होंगे, और जो संचालन करेगा वो लोक अभियोजक समझा जाएगा। उसी के समान प्रोविजन यहाँ भी लागू होगा। सब क्लॉज 3,
विशेष न्यायालय उसके द्वारा किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराए जाने पर उसे उस अपराध के दंड के लिए जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषी ठहराया गया हो विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश पारित कर सकेगा। तो विधि द्वारा प्राधिकृत मतलब कोई भी दंडादेश, सेशन कोर्ट है तो मृत्यु दंड भी दे सकता है, आपको पता है। तो विधि द्वारा जो भी स्पेशल कोर्ट या अन्य विधियों में जो दंड दिया गया है वो दंड दे सकता है, कोई भी दंड। सेशन न्यायालय है, आपको पता होना चाहिए, अनलिमिटेड दंड दे सकता है। सेक्शन 9, विशेष न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील। अब देखिए यहाँ पे ये अपील के बारे में प्रोविजन करता है, कौन सी? सेक्शन 9 अपील के बारे में बताती है। तो अपील कहाँ होगी? सहायता में विधि किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय दंडादेश के विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के आधार पर उच्च न्यायालय को होगी। फैक्ट के आधार पर हो सकती है और लॉ के आधार पर हो सकती है। किसके लिए हो सकती है? हाई कोर्ट के संबंध में हो सकती है। उपरोक्त के सिवाय विशेष न्यायालय के किसी निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। उपरोक्त के सिवाय नहीं किया जाएगा। विशेष न्यायालय के किसी निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे बताया गया है तत्व विधि के आधार पर होगी, इसके अलावा कोई अपील नहीं होगी। कहाँ पे अपील नहीं किया जाएगा? डिवीजन भी नहीं किया जाएगा। इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील विशेष न्यायालय के निर्णय दंडादेश की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। अब हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत करनी तो किस दिन में होगी? 30 दिन में प्रस्तुत होगी। परंतु पर्याप्त कारण पर इसके बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है। अपील 30 दिन के पश्चात भी ग्रहण कर सकता है। पर्याप्त रीजन है ना, ये हर सेक्शन में आता है, अपन को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जी, अपील हो गई। अब ट्रांसफ़र ऑफ केसेस भी कर सकता है। अब इसको लग रहा है कि ये मामला कैसा है, किसी अन्य विशेष न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिए, मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता है। मान लीजिए मैं करप्शन एक्ट का हूँ और आप किसके हैं? पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायालय हैं, तो आपके द्वारा मामला सुनना चाहिए, तो हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके कोर्ट में। वही बात यहाँ लिखी गई है सेक्शन 10 में। इस अधिनियम के अनुबंधों के होते हुए भी उच्च न्यायालय मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय को अंतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक विशेष न्यायालय से, एक स्पेशल कोर्ट से 1 से एक स्पेशल कोर्ट 2 तक जो ट्रांसफ़र होगा वही यहाँ पे हाई कोर्ट करेगा। वही 407 के प्रोविजन लागू हो जाएंगे CRPC के। 406 में सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र करता है, 407 में हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करता है, और 408 वगैरह में शायद मेरे ख्याल से इसका आ जाता है, क्या बोलते हैं, सेशन कोर्ट का ट्रांसफ़र करने का पावर। तो ये देखिएगा यहाँ पर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करेगा एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्पेशल कोर्ट को। इसके कई रीजन हो सकते हैं कि मामला कोई डिफरेंट तरीके का मामला है। पहली बात, मामला ऐसा है कि भाई एक मामला उसको बता रहा है कि मान लीजिए हम देवास सेशन कोर्ट में मामला चला रहे हैं, लेकिन अभियुक्तगण और पीड़ितगण कहाँ पे हैं? ये दोनों कहाँ पे? इंदौर में हैं। तो हम चाहते कि यहाँ पे इंदौर में ट्रायल चले तो बेहतर है सेशन कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, तो हम देवास स्पेशल से इंदौर करवा देंगे ट्रांसफ़र। तो हाई कोर्ट में आवेदन करना पड़ेगा, श्रीमान जी सहूलियत के आधार पर ट्रांसफ़र करवाएं इस मामले को, तो ट्रांसफ़र करवा देगी, या फिर न्यायालय अपने विवेक के आधार पर ट्रांसफ़र करवा सकता है न्यायालय के लेखबद्ध कारणों से। सेक्शन 11, किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना। अब जी कह रहे आबद्ध नहीं होगा, कोई विशेष न्यायालय किसी विचारण को किसी भी प्रयोजन के लिए तब तक स्थगित नहीं करेगा। देखो एडजॉर्न नहीं करेंगे, कब तक? जब तक कि किसी उसकी राय में तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारण से न्याय के हित में ऐसा स्थगन आवश्यक न हो। न्याय के हित में जरूरी ना हो तो मोस्टली हो जाता है स्थगन। अब देखो जजमेंट होता है, हम लोग काफ़ी प्रोसीडिंग किए हैं इसमें तो स्पेशल कोर्ट में। तो स्पेशल कोर्ट में क्या होता है कि नॉर्मल कोर्ट की भांति की कार्रवाइयाँ चलती हैं। कहने को होता है स्पेशल कोर्ट, हकीकत ये होता है कि स्पेशल कोर्ट है, बस ये कर देते हैं, एडजॉर्न कर देते हैं, स्थगन कर देते हैं कि चलिए मामला अब डे बाई डे ना सुन के 15 दिन के लिए स्थगित किया जाता है। कई रीजन, जैसे अभी तो कोविड काल अच्छा रीजन था, कोविड काल होने के कारण अभी कोई फाइल ही ओपन नहीं होती थी। हम लोग तो देख लीजिए कितना वो रहे हैं, पेशी बढ़ती थी तो स्पेशल कोर्ट जो कोर्ट एक्ट है हमारा, ई कोर्ट है, वहीं से देख लिया करते थे ज़्यादातर लोग। तो इस तरह देखिए न्याय के हित में एडजॉर्न कर सकता है, वैसे एडजॉर्न नहीं करेगा लेकिन न्याय हित में एडजॉर्न कर सकता है। विशेष न्यायालय मामले के विचारण को इसके संस्थित किए जाने अंतरण की तारीख से 1 वर्ष के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। यहाँ पे बाउंड्री दे दी गई है, लिमिटेशन दे दी गई कि आपका निपटारा कब तक करना है, तो आपको निपटारा करना है कब तक? 1 वर्ष के भीतर।
आपके पास मामला आया, 1 वर्ष के भीतर निपटारा करना है, कोई भी कोर्ट हो, स्पेशल कोर्ट हो। 12 अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई का किया जाना। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सेशन कोर्ट हूँ, स्पेशल कोर्ट के तौर पे एडिशनल सेशन कोर्ट बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे विगत 3 साल से हूँ, मैंने बहुत सारे मामले डिसाइड किए। एक मामला में रमेश का मामला सुन रहा हूँ, साक्षी ले ली है, बहस किया जाना उसमें बाकी है, साक्ष्य गवाही दोनों पक्षों की हो गई, बहस रह गई है। अब मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मान लीजिए मंदसौर चला जाता हूँ, मंदसौर पहुँच गया। अब क्या होगा, अब मेरी जगह पे आप आते हैं, आप मतलब ए आते हैं, ए यहाँ पे आता है मेरी जगह पे, तो क्या वो शुरू से विचारण करेगा? नहीं करेगा। जिस स्तर पर हम छोड़ गए थे उसी स्तर से आगे बढ़ेंगे। खुद पता ही है आपको, बाबू चला रहे कोर्ट, देखा जाए तो कई मामलों में। देखिए, विशेष न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा अभिलिखित तथा पूर्ववर्तियों द्वारा आंशिक रूप से अभिलिखित तथा आंशिक रूप से अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य आधार पर कार्रवाई कर सकेगा। जितना मामला आप छोड़ गए हैं उससे आगे हम सुनेंगे। अगर ऐसा होगा तो कभी मामले खत्म ही नहीं होंगे, हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र होंगे जजों के, और क्या होगा, बार बार शुरू से सुनवाई करेंगे तो पक्षकार भी परेशान होंगे और टाइम भी बर्बाद होगा। तो प्रक्रिया नियम का पहला उद्देश्य तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। क्या? समय की बर्बादी रोकना, मामलों की बहुलता रोकना, ये प्रक्रिया विधि के पर्पज हैं तो उनका उल्लंघन होगा। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिग्रहण, इन्होंने एक चैप्टर ही दे रखा है, 13, 14, 15, ये 17 तक हैं चैप्टर। जब्ती के बारे में किया गया चैप्टर, कैसे जब्त किया जाएगा, तो 19 तक ही चैप्टर है, इसको थोड़ा समझते हैं। विशेष न्यायालय की संपत्ति का अधिग्रहण, जहां राज्य सरकार को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, देखिए प्राइमा फेसी ये कह रहे हैं, किसके आधार पर? साक्ष्य के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है जो लोक पद धारण कर चुका हो। अपराध किया है, व्यक्ति ने अपराध किया है जो लोक पद धारण कर चुका हो या धारण कर रहा हो और जो लोक सेवक हो या लोक सेवक रह चुका हो, तो राज्य सरकार क्या करेगी? भले ही विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया हो या ना लिया हो, इस अधिनियम के अधीन उस धन या संपत्ति के अधिग्रहण के लिए, धन है जो संपत्ति है उसकी जब्ती के लिए, जिसके बारे में राज्य सरकार को विश्वास हो कि वह अपराध के द्वारा उपाप्त की गई है, लोक अभियोजक को प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन देने के लिए प्राधिकृत कर सकते। तो ऐसी संपत्ति की जब्ती के लिए कोई अपराध अगर किया है, सरकारी सेवक रह चुके हैं आप या हैं आप, तो रिटायर्ड होने के बाद भी तो ओपन हो सकते केस। इसलिए अपनी कलम को जब भी नौकरी करें ना, तो मैंने तो एक चीज़ सीखा है, जैसे मैं कॉलेजों वगैरह में रहा हूँ, 3-4 कॉलेजों में पढ़ा हूँ, ये 5वां कॉलेज है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर लाइफ में सफल होना है, हो सकता मेरा अनुभव आपका अनुभव मुझसे तगड़ा हो, अपने डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लियरफाई रखना है अपन को। अगर आप चाहते हैं क्लीन हैंड रह के ज़िंदगी जीना चाहते हैं कि कोई आप पे उंगली ना कर पाए, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट है प्रॉपर साइन सील और व्यवस्थित करके इनको जमा के रखना, फिर जो चाहे चल ले दो, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। खासतौर से शासकीय कर्मचारी के तौर पर कैसे यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा वो होता है। जैसे अभी देखिए, कल ही देखिए कौटिल्य एकेडमी वालों के सारे गुजरात, MP, राजस्थान जहाँ भी ब्रांच हैं, सब पे छापे मारे गए इनकम टैक्स वालों ने। ये प्राइवेट संस्थान है, लेकिन प्राइवेट संस्थान होने के अलावा भी इन्हें क्या है, इनकम इनकी ज़्यादा है, सोर्सेज ज़्यादा है, एडवर्टाइज ज़्यादा है, तो इन लोगों को क्या चाहिए? पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूरा अपडेट होना चाहिए इनका, कहाँ से कितना आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितना आपने बिल पे किया है, टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, पूरा रिकॉर्ड इनका क्लियर भी होना चाहिए। क्लीन हैंड अगर होगा तो ये बच जाएंगे, नहीं होगा तो क्या होगा? कार्रवाई हो जाएंगे, सीज कर देंगे। अब यहाँ सरकारी नौकरी पे आप हैं, तो सरकारी नौकरी पे कोई भी काम करें तो भले ही हम कह रहे कैसे भी काम हो वो, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे ऐसा करना है कि अपनी कलम नहीं फंसाना है। कई लोग बोलते हैं ना, कलम नहीं फंसाना चाहिए, मतलब इलीगल काम नहीं करना है, अगर करना भी है तो बहुत हिसाब से। कैसे यहाँ पे जॉब से हटने के बाद भी कई तरीके हैं, इनकम टैक्स वाले धर लेते, बताइए सो कार्ड नोटिस, बताइए कहाँ से आया इतना पैसा। अपन लोगों को वाह लगती, नहीं सब पैसे एक साथ देंगे, एक साल 20 लाख देंगे और BMW कार लेके आएंगे 25 लाख की, इकट्ठे 25 लाख दे जाएंगे। अब BMW तो ले आएंगे आप,
लेकिन BMW लाने के बाद ही आपके पास नोटिस आ जाएगा कि भैया इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ है, किस पद पे है आप, शो कार्ड नोटिस आ जाएगा, बताइए, वरना आय से अधिक संपत्ति, आप भ्रष्ट व्यक्ति है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इससे अच्छा है तो बैंक वालों को ब्याज ही दे दें, अपन फाइनेंस करवा ले, कह दे भैया इधर उधर से मांग के किस्तें भर के ले रहे हैं गाड़ी। तो इस तरह थोड़ा यह ध्यान देना है सरकारी कर्मचारियों को विशेष तौर पर कि वो धन या संपत्ति के संबंध में जब्त कर सकते हैं अगर प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर लोक सेवक है या रह चुका है, यह प्रतीत होता है, तो अधिहरण के अधीन होगी। और यह विश्वास हो कि वह अपराध द्वारा उपाप्त की गई है, लोक अभियोजक को प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन देने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। तो ये जब्त हो जाएगी और आवेदन देने को लोक अभियोजक को प्राधिकृत कर सकेगा। उपधारा 1 के अधीन आवेदन, एक या अधिक शपथ पत्र संलग्न होंगे जिनमें उन आधारों का उल्लेख होगा जिन पर यह विश्वास किया गया हो कि उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है, तथा उस धन की या रकम या अन्य संपत्ति के प्राकृतिक मूल्य का उल्लेख होगा, मतलब वैल्यूएबल प्रॉपर्टी कितनी है वो लिखा जाएगा, जिसके बारे में विश्वास किया गया हो कि वह अपराध के द्वारा उपाप्त की गई है। और ऐसे किसी धन एवं अन्य संपत्ति की समय की अवस्थिति के संबंध में उपलब्ध कोई सूचना भी अंतर्विष्ट होगी, तथा यदि आवश्यक हो तो इस संदर्भ में सुसंगत समझी जाने वाली अन्य विशिष्टियाँ भी दी। तो कोई अगर आवश्यकता है तो अन्य विशिष्टियाँ भी यहाँ पर दे दी जाए। अधिहरण के लिए सूचना, सेक्शन 14। अब देखो जब्त करेंगे तो जब्ती के लिए सूचना देंगे, यहाँ पे वो क्या होगी थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। धारा 13 के अधीन, देखिए इसमें कोई दंड नहीं मिलेगा आपको इस एक्ट में, ये प्रोसीडिंग एक्ट है ना, ये प्रोसीडिंग एक्ट है तो यहाँ पे कोई दंड की बात नहीं है। तो पूरी प्रोसीडर एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, क्या है, कहानी टाइप में याद करना है आपको, कहानी एक एक पॉइंट देखते जाना है, इस धारा में ये पॉइंट है, इस धारा में ये पॉइंट है, कहानी टाइप की क्वेश्चन आए तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। सेक्शन 14 के अधीन अधिहरण की सूचना। अब धारा 13 के अधीन किया गया कोई आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी उस व्यक्ति पर जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, जो इसमें इसके पश्चात प्रभावित व्यक्ति के रूप में नाम निर्दिष्ट है, एक सूचना तामील करेगा जिसमें उससे ऐसे उपाय के भीतर, ऐसे समय के भीतर जो कि सूचना में निर्दिष्ट किया जाए, सामान्यतया 30 दिन से कम का नहीं होगा। उसकी यह आय, उपार्जन या अन्य आस्तियों का स्रोत बताने की अपेक्षा की जाएगी जिसके द्वारा उसने ऐसा धन या संपत्ति अर्जित की है, साक्ष्य जिस पर निर्भर करता है या अन्य सुसंगत जानकारी विवरण देने की, तथा यह कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी क्यों न ऐसा समस्त या कुछ धन संपत्ति या दोनों अपराध द्वारा अर्जित किए गए घोषित कर दिए जाए, सरकार द्वारा अधिकृत कर लिए। शो कार्ड नोटिस भेजा जाएगा उसके पास, तो बताओ इतना पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास। तो अपन को बहुत फूंक के कदम रखना चाहिए लाइफ में। नौकरी में चले जाए ना तो ज़्यादा कोशिश करना है कि ज़्यादा दिखावा ना हो पाए, कि जितनी में देखें रहती हैं, कम मौका मिल जाए। बहुत बड़े पद पे हैं आप, SDM कलेक्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अधिकारियों को ज़्यादा दिक्कत है, इनके ऊपर ज़्यादातर केस मैंने कभी देखा ही नहीं है कि कोई लोकायुक्त ने कोई छापा मारा हो, किसी कलेक्टर को दर दबोचा हो या SDM को नहीं दर दबोचते। लेकिन इससे नीचे के अधिकारी हैं आप, सेकंड ग्रेड के अधिकारी हैं इससे नीचे के, तो यहाँ पे आपको भुक्तभोगी करना पड़ेगा। कर्मचारी हैं, विशेष तौर से कर्मचारियों पे ज़्यादा कमांड कस रहे हैं ये लोग। तो 30 दिन के भीतर ये शो कार्ड नोटिस हो जाएगा कि भाई बताओ आपके पास से प्रॉपर्टी कहाँ से आई, कैसे की, जो हमने जब्त की। आगे बढ़ते हैं। जब उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई सूचना में किसी धन या संपत्ति या दोनों को ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किए जाने का निर्देश हो, वहाँ सूचना की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी। अब मैंने क्या किया था, पैसा तो मैंने लगाया था, ये बहुत ज़्यादा होता है। मेरा नौकर है रामू, मैंने रामू के नाम प्रॉपर्टी खरीद रखी है, तो किसी अन्य व्यक्ति से रिलेवेंसी है तो उसको भी सूचना दी जाएगी कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई, तुम बताओ, क्या उसकी प्रॉपर्टी है न तुम्हारी प्रॉपर्टी। कैसे रामू हमारे यहाँ खाना बना रहा है, पोछा लगा रहा है, और रामू की करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अब नौकरों के जब न्यारे हो जाते हैं, जब साहब मर जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी जिसके नाम है उसी के नाम रह जाती है, तो नौकर के लड़के सुख भोगते हैं, राजा बन जाते हैं वो। ऐसा भी कई बार हो जाता है, अपन लोग देखते हैं आसपास सोसाइटी में, देखते हैं कि पूरी ज़िंदगी मर गया वो साइकिल का ठेला लगा लगा के, और लड़के देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ गया इनके पास। तो ये बेनामी संव्यवहार के प्रकरण होते हैं, ये खरीद लेते हैं प्रॉपर्टी, या मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी इनको दे देते हैं पूरा, ये अपने नाम करवा लेते हैं, वसीयत में प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं इनके नाम। अगर नहीं छोड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ और हो जाता है। जैसे अभी मैंने देखा इंदौर में, जब ये
पान वाला है, एक बहुत फेमस पान वाला है, उसके यहाँ छापा लगा। तो उसने क्या किया था, घर के बाजू में डस्टबिन है जो कचड़े वाले वो होते हैं ना, उसमें 2-3 बोरे गड्डियों के फेंकवा दिए थे। अब देखिए जिसको मिला होगा, मान लीजिए कचड़े वाले को मिला होगा, उसने गाड़ी तो रखे होंगे, गाड़ी का होगा, सबसे पहले अपने घर ले चलो, वहाँ बांट लेते अपन दोनों चलाने वाले, और वो आधे आधे बांट लेते, फिर कचड़ा उठाएं, काट लेने दो आज की वेतन निगम को, चलने दो। तो ऐसा है, ये लोग इस तरह भी करते हैं। तो कई बार बड़े आदमियों की बाजी में रहने का ये फ़ायदा भी मिल जाता है कि ये कई बार ऐसी चीज़ें फेंक देते हैं। सोना मान लो कोई फेंक जाए अपने यहाँ, एक बोरी भर के सोना फेंक जाए, भैया इनकम टैक्स रेड पड़ गई तो उनकी बगल वालों के घर में फेंक दो। अपन देख लिया कि कुछ गिरा है, अपन देख के अरे सोना इतना सारा, अपन तो नहीं लौटाएंगे भाई, आप लोग लौटा दो तो बढ़िया है, सज्जन हो, होने ज़रूरत भी नहीं है, लौटाने जाएंगे बेचारा फंस जाएगा, तो इससे अच्छा अपने घर में रखा रहने दो। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तो ये सूचना दी जाएगी, तामील की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सब क्लॉज 3 पे आ जाते हैं। अन्य व्यक्ति को भी सूचित किया जाएगा। उपधारा 1 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अभिलिखित कराई गई साक्ष्य सूचना विशिष्टियों के विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण में खंडन किया जा सकेगा। जो भी साक्ष्य लिखे गए हैं उनका खंडन किया जा सकता है। आप युक्त रीजन दे दो कि साहब हैं कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ये ग्रेड के कॉन्ट्रैक्टर हैं, सड़क बना रहे हैं, उनका पैसा रखा हुआ है, साहब ये ले आए हैं, प्रस्तुत कर दो, खंडन हो जाएगा, जो पहले जब्त किया गया वापस लौटा दिया जाएगा आपको। निर्णय ऐसा खंडन इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अपराध के अवधारण और न्याय निर्णय के विचारण तक ही सीमित होगा। तो अब अपराध के अवधारण और न्याय निर्णय विचारण तक सीमित होगा ऐसा अवधारण। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 15, कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिग्रहण, कुछ मामलों में संपत्ति की जब्ती के संबंध में। देखिए धारा 14 के अधीन जारी किए गए कारण बताओ सूचना का स्पष्टीकरण यदि कोई हो तथा उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात और प्रभावित व्यक्ति को तथा उस दशा में जहां प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सूचना में विनिर्दिष्ट कोई धन संपत्ति धारण करता हो, ऐसे अन्य व्यक्ति को भी सुनवाई का उपयुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी आदेश द्वारा निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या प्रश्नगत समस्त या कोई अन्य धन या संपत्ति विधि विरुद्ध अर्जित की गई है। तो वही देखिए मैंने कहा ना, सो कार्ड नोटिस। अब ये कहेंगे बताओ ऐसी प्रॉपर्टी अनलॉफुल ली गई है क्या, आपने इलीगल तरीके से ली है, ऐसा कहेंगे। जहाँ प्राधिकृत अधिकारी वह विनिर्दिष्ट करता है कि कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट कुछ धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं, किंतु ऐसे धन या संपत्ति को विनिर्दिष्टता चिन्हित करने में समर्थ न होता हो, तो प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह धन या संपत्ति या दोनों विनिर्दिष्ट करे जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं, और उपधारा 1 के अधीन तदनुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा। तो ये वो शो करेगा। सब क्लॉज 3, जहाँ प्राधिकृत अधिकारी इस धारा के अधीन आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कोई धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए, वहाँ वह घोषित करेगा कि धन या संपत्ति या दोनों इस अधिनियम के अधीन रहते हुए सभी विलंघनों से मुक्त राज्य सरकार को अधिहित माने जाएंगे। अब जी इस तरह आपने देखा कि अपराध द्वारा अर्जित किए, मतलब आपने रिश्वतखोरी से इतना पैसा कमाया है, सीधी बात। और अधिनियम क्या है, अधिनियम क्या है इसमें, अधिनियम क्या है, करप्शन एक्ट है, इसलिए रिश्वतखोरी से प्राप्त किया है, क्लियर हो जाता है तो राज्य सरकार के पक्ष में जब्त हो जाएगी प्रॉपर्टी। परंतु यदि अधिहित संपत्ति का बाजार मूल्य प्राधिकारी के पास जमा कर दिया गया हो तो संपत्ति अधिहित नहीं की जाएगी। अब बाजार मूल्य दे दिया आपने तो संपत्ति जब्त नहीं करेंगे कि आपने पेमेंट दे दिया, कितने की प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ यहाँ पे तो नहीं करेंगे यहाँ पे। जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी संपत्ति का कोई शेयर राज्य सरकार के अधिहित माना जाता है तो कंपनी अधिनियम 1956 या अथवा कंपनी के संगम अनुच्छेदों में अंतर्वृष्ट किसी बात के, तो कंपनी तुरंत राज्य सरकार को ऐसे शेयर अंतरित कर रजिस्ट्रेट करेगा। अब आपने क्या है, पैसे शेयर मार्केट में लगा रखे हैं और ये पता चलता है कि आपके इलीगल तरीके से कमाए गए पैसे शेयर मार्केट में, तो वो जितने शेयर आपने खरीदे वो सारे राज्य सरकार के पक्ष में अंतरित हो जाएंगे शेयर, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। उपधारा 5, इस अध्याय के अधीन धन या संपत्ति दोनों के अधिग्रहण की प्रत्येक कार्रवाई धारा 15 की उपधारा 1 के अधीन सूचना तामील किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर निपटाई जाएगी। तो जो जब्ती की कार्रवाई होगी वो 6 माह के भीतर निपटानी है आपको। इस धारा के अधीन पारित अधिग्रहण का आदेश अपील यदि कोई हो में पारित आदेश के अधीन रहते हुए धारा 17 के अधीन अंतिम होगा, उस न्यायालय के में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, तो फाइनल माना जाएगा और न्यायालय में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा इसका। 16,
अंतरण का अकृत और शून्य होना 16 बोलती है। जहाँ धारा 14 के अधीन सूचना जारी किए जाने के पश्चात उक्त सूचना में निर्दिष्ट कोई धन या संपत्ति या दोनों को किसी भी तरीके से अंतरित किया जाता हो, वहाँ ऐसा अंतरण इस अधिनियम के अधीन कार्रवाइयों के प्रयोजनों के लिए शून्य होगा। और यदि ऐसा धन या संपत्ति या दोनों तत्पश्चात धारा 15 के अधीन राज्य सरकार को अधीन हो जाते हों तो ऐसा धन या संपत्ति या दोनों का अंतरण अकृत और शून्य माना जाएगा। तो ये देखिएगा, अंतरण का शून्य और अकृत होना, अगर कोई धन या संपत्ति है, सूचना जारी किए जाने के पास आपने क्या किया है, अंतरित कर दिए है, तो शून्य माना जाएगा ऐसा ट्रांसफर। अपील, सेक्शन 17 अपील। इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको कि अपीलीय आदेश पारित किया गया था 30 दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा। कितने दिन के भीतर करेगा अपील? 30 दिन के भीतर हाईकोर्ट को अपील करेगा प्राधिकृत अधिकारी। इस धारा के अधीन विरुद्ध कोई अपील की जाने पर उच्च न्यायालय ऐसे पक्षकारों को जिन्होंने वह उचित समझे सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा, ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा उचित समझे। ठीक है, राजा है ये तो। उपधारा 1 के अधीन की गई कोई अपील उसके किए जाने की तारीख से 6 मास की कालावधि के अंदर निपटाई जाएगी। और स्थगन आदेश यदि कोई हो अपील में पारित किए जाता है तो अपील का निपटारा बेहद अवधि के काल अवधि के परे प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि 6 माह के भीतर निपटाना है। और अगर स्थगन आदेश है तो अपील में पारित किया जाता है तो अपील का निपटारा बेहद कालावधि से के परे प्रवृत्त नहीं रहेगा, तो मतलब उसके आगे प्रवृत्त नहीं रहेगा। ये कौन सा स्थगन आदेश। आगे बढ़ते हैं। कब्जा लेने की शक्ति, सेक्शन 18 बताती है कब्जा लेने की शक्ति। ये क्या कहती है देखिए, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई धन या संपत्ति अथवा दोनों राज्य सरकार को अधीन हो गए हों, वहां संबंधित प्राधिकृत अधिकारी प्रभावित व्यक्ति के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति को जिसके कब्जे में धन या संपत्ति या दोनों हो आदेश देगा कि वह आदेश तामील किए जाने के 30 दिन के भीतर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अभ्यर्पित कर दे या उसका कब्जा दे दे। सरेंडर करने की बात करेगा, कब्जा देने की बात करेगा 30 दिन के भीतर। परंतु प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त आवेदन दिए जाने पर या तथा यह समाधान कर लेने पर अगर प्रभावित व्यक्ति प्रश्नगत संपत्ति में निवास कर रहा है, उसके तत्काल विधिक हल करने से बदले में ऐसे व्यक्ति को निर्दिष्ट की जाने वाली सीमित कालावधि तक के लिए राज्य सरकार को बाजार दर का भुगतान कर उसका कब्जा बनाए रखने की अनुमति दे सकता है। उसके पश्चात व्यक्ति उस संपत्ति को खाली कब्जा सौंप देगा। तो कुछ समय तक के लिए आप बाजार मूल्य के हिसाब से कुछ पैसे पेमेंट जमा कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको राहत दे दी जाएगी, फिर आप खाली कर दीजिएगा। तो ये आपको यहाँ पे बाजार मूल्य के हिसाब से खाली कब्जा देना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश का पालन करने से इनकार करता है या पालन करने में असफल रहता है तो प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति के कब्जे में ले सकेगा और प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सके जैसा आवश्यक हो। तो बलपूर्वक तरीके से भी हटा सकते हैं, आपको बेदखल कर सकते कि यहाँ से हटिए, इलीगल प्रॉपर्टी है। उपधारा 2 में अंतर्वश किसी बात के होते हुए प्राधिकृत अधिकारी उपधारा 1 में निर्देश किसी धन या संपत्ति या दोनों का कब्जा लेने के प्रयोजन से सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी या सेवा की अध्यपेक्षा कर सकेगा, पुलिस अधिकारी की मदद ले सकेगा। और ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करना ऐसे अधिकारी का आबद्धकारी कर्तव्य होगा, तो ये बाइंडिंग होगा उसके ऊपर। अगली धारा है 19 अधिहरण धन या संपत्ति की वापसी। जहाँ धारा 15 के अधीन किया गया अधिहरण मतलब जब्ती को आदेश अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित या बातिल कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय क्या कर देता है, इसको निरस्त कर देता है, शून्य कर देता है कि भाई जो आपने निर्णय दिया गलत है। व्यक्ति क्या है, क्लीन हैंडेड है। जहाँ प्रभावित व्यक्ति विशेष न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया जाता है, वहाँ धन या संपत्ति दोनों प्रभावित व्यक्ति को वापस कर दिए जाएंगे, तो उसी को लौटाए जाएंगे, दूसरे को थोड़ी लौटाएंगे। और यदि किसी कारण से संपत्ति वापस करना संभव ना हो तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार अधिहित धन को सम्मिलित करते हुए उसके मूल्य का भुगतान अधिहरण की तारीख से उस पर 5% प्रति वर्ष की दर से परिगणित ब्याज सहित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5% ब्याज भी देंगे साथ में, आपका पैसा लौटाएंगे और 5% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज भी दिया जाएगा। 6 ही देते थे, यहाँ पे अलग दे दिया, कहीं 18 दे रहे हैं, कहीं पे कितना दे रहे हैं, 6% दे रहे हैं CPC में, NIA में 18% दे रहे हैं, यहाँ पे 5% दे रहे हैं रिफंड के साथ। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा एक लाइन लिख दीजिएगा। पैसा रिफंड प्लस 5% ब्याज दे होगा, इतना आप लिख लें इस पर। कैसे 5% ब्याज पर क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे ऐसी क्वेश्चन बनेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन। रिफंड प्लस 5% ब्याज
इतना लिख दें, दिया जाएगा, दे होगा। सेक्शन 20 में आ जाते हैं विवरण में त्रुटि के कारण सूचना या आदेश का अविधिमान न होना। इस अधिनियम के अधीन जारी की गई या तामील की गई कोई सूचना, की गई घोषणा, पारित कोई आदेश, उसमें उल्लिखित संपत्ति व्यक्ति के विवरण में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान नहीं समझे जाएंगे यदि संपत्ति व्यक्ति ऐसे अभिलिखित विवरण से पहचाने जाने योग्य है। तो भैया कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाती तो मान्य होगी, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलती का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आदेश अपनी जगह यथावत रहेंगे। 21 अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण करने वाले। उनमें अंतर्विष्ट कोई बात किसी लोक सेवक को ऐसी किसी कार्रवाई से जो किसी उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अलावा संस्थित की जाती हो विवर्जित नहीं करेगा। 22 अन्य कार्रवाइयों का वर्जन। धारा 9 और धारा 17 यथा उपबंधित के सिवाय तथा किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए धारा 15 के अधीन किसी धन संपत्ति या दोनों को अधिगत किए जाने के आदेश के संबंध में किसी न्यायालय में कोई बात अन्य विधिक कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी। तो न्यायालय को कार्रवाई करने से रोक लगाया गया। जब तक स्पेशल कोर्ट है, सब कार्रवाई स्पेशल कोर्ट में चल रही, तो किसी और न्यायालय में आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे सिवाय 9 और 17 उपबंधित के सिवाय। 9 17 क्या है, थोड़ा एक बार पीछे मुड़ के देख लेते हैं अपन। 9 में क्या है, 9 में है विशेष न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील। तो ये कोर्ट में हो सकेगी, सुपीरियर कोर्ट में, तो न्यायालय को वर्जित नहीं कर सकते यहाँ पे। इसके बाद 17 क्या कहती है, 17 भी ऐसी कुछ बोलती है, अपील के बारे में है। तो जो जब्ती की गई, जब्ती के विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में होती है, तो ये भी किसी अन्य न्यायालय को में हो सकती है। इसमें अपन वो नहीं कर सकते कि आप स्पेशल कोर्ट है तो अपील नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होगा। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आश्रित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो सद्भावपूर्वक अगर कार्रवाई की जाती है, कोई वाद अभियोजन या अन्य कार्रवाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी, ये बताया गया सेक्शन 23 में। सेक्शन 24 कहते हैं नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। प्रत्येक नियम राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। अध्यारोही प्रभाव 25 बताती है अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के उपबंध किसी असंगति के दशा में अभिभावी होंगे, मतलब दूसरे अधिनियम पर वरीयता होंगे। स्पेशल अधिनियम है ना। कठिनाइयों को दूर अधिनियम बना है, बनाए जाने से 2 वर्ष के भीतर कठिनाइयाँ दूर करने का पावर राज्य सरकार को, ये बताया गया सेक्शन 26 में। तो इन धाराओं को थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं इन धाराओं का नाम बढ़ देता हूँ तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। देखिए वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को पड़ता है, उसके एक दिन बाद ही लागू हुआ था स्पेशल कोर्ट अधिनियम। अब ऐसा कुछ ध्यान रखना है कि अपन को नियर अबाउट वाली कोई चीज़, बहुत पॉपुलर चीज़ पता हो अपन को। परिभाषाएं दी गई हैं। 3 में विशेष न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करती है। विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान लिया जाना 4 में बताया गया। 5 में इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा राज्य सरकार करती है। 5 6 घोषणा का प्रभाव क्या होता है 6 बताती है। 7 बताती है अपराधों के विचारण के बारे में विशेष न्यायालयों के अधिकार था, ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया हो सकती हैं 7 में बताई गई है। विशेष न्यायालयों के आदेश के विरुद्ध अपील 9 में बताई गई। हाई कोर्ट में विधि हो तथ्य होगी 30 दिन में होगी। मामलों का अंतरण करने का हाई कोर्ट का पावर 10 में बताया गया है। सेक्शन 11 किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना। ठीक है। 12 में बताया गया पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई का किया जाना, जब ये अपन को पता है। 13 बताती संपत्ति का जब्ती। 14 बताती जब्ती के लिए सूचना पहुंच। 15 बताती कतिपय मामलों में संपत्ति का जब्ती। 16 बताती है अंतरण का अकृत और शून्य होना। 17 बताती है अपील, जब्ती के संबंध में अपील भी की जा सकती है। 18 बताती कब्जा लेने की शक्ति। 19 बताती अधिगत धन या संपत्ति की वापसी रिफंड 5% ब्याज सहित। 20 बताती है 19 रिफंड बताती है। 20 बताती नोटिस ऑर्डर विवरण की त्रुटि के कारण सूचना या आदेश का अविधिमान न होना। 21 बताती है अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना। 22 बताती अन्य कार्रवाइयों का वर्जन। 23 बताती सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। 24 बताती नियम बनाने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट की अध्यारोही प्रभाव। 25 बताती है 26 बताती कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। ये एक्ट है अपना, स्पेशल एक्ट है, थोड़ा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कैसे 2 से 3 एक क्वेश्चन बनेंगे इसमें, तो 2-3 क्वेश्चन क्या बनना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं सब 3 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है इस अधिनियम की लागू होने की तारीख बन सकती है, जो मैंने अभी बताई थी। बताइए जल्दी क्या तारीख है अधिनियम लागू होने की, जल्दी बताइए।
15 फरवरी 2012। ये ध्यान देना कैसे 11 का एक्ट है 2012 में लागू हुआ 15 फरवरी को। ठीक है। अब यहाँ पे एक अगली चीज़ है, यहाँ पे विशेष न्यायालय को डिफाइन किया गया है। विशेष न्यायालय डिफाइन किया गया है कहाँ पे? नहीं, 3 में डेफिनेशन थोड़ी है, स्थापना है 3 में, 2F में। यही तो आपको ध्यान देना, ये गलती हो जाएगी कि नहीं होगी। आपने तुरंत 3 बोल दिया, 3 बोलते ही नहीं है। डेफिनेशन हमेशा 2 या 3 सेक्शन में होती है, यहाँ 2 में दी गई है डेफिनेशन, 2F। ठीक है। विशेष न्यायालय से क्या तात्पर्य है? अब क्या बताएंगे आप? 2F की बतानी पड़ेगी आपको, धारा 3 के अधीन स्थापित न्यायालय। ठीक है। विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है? राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। कौन से व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे विशेष न्यायालय में, बताइए? हाँ, हैं या रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं या प्रेजेंट में हैं। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ अपील कितने दिन में होगी? 30 दिन में होगी, ये आपको पता ही है। और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे कुछ या चाहे स्पेशल कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ और पूछ सकते हैं यहाँ पे आपसे, कुछ और नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे। निपटारा कितने समय में करेगा विशेष न्यायालय अपने मामलों का, ये बताइए? नहीं, हाँ, 6 माह में तो वो जब्ती की है, जब्ती के मामलों का निपटारण करेगा। ये मामलों का निपटारण 1 वर्ष के भीतर करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। कौन सी सेक्शन कहती है? सेक्शन 11 कहती है, 11(2) बोलती है निपटारे का 1 वर्ष के भीतर। और जहाँ पे जब्ती की गई वहाँ निपटारा कब तक करेगा? हाँ, कौन सी सेक्शन कहती है? सेक्शन 15 की 5 कहती है। हाँ भाई, यही चीज़ें ध्यान देना है आपको। 15 का 5 कहती है। अपील का निपटारा कितने समय में करेगी? 17 का 3 बोलती है 6 माह के भीतर अपील का निपटारा करेगी। ब्याज कितना दिलाएगा? अगर रिफंड करती है 19 में तो कितना प्रतिशत ब्याज दिलाएगा विशेष न्यायालय? 5%। लो, ये 5-7 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ ये इसका सफ़र यहीं ख़त्म होता है।